नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का या फिर विश्व के भूगोल का। तो दोस्तों हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी की इस सीरीज़ में हमने लास्ट लेक्चर में अध्ययन किया था आकाशगंगाओं और तारों के बारे में। ठीक है, आज हम अध्ययन करेंगे सौरमंडल या फिर जो हमारा सोलर सिस्टम है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। अभी तक हमने पढ़ा था ब्रह्मांड के बारे में, है ना। पहले लेक्चर में हमने देखा था ब्रह्मांड क्या होता है। ठीक है, दूसरे लेक्चर में हमने देखा था आकाशगंगा। ठीक है, आकाशगंगा और तारों के बारे में देखा था। ठीक है, और आज हम देखेंगे सौरमंडल। तो एक बार हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले लेक्चर में हमने ब्रह्मांड को समझा था। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर के विशाल काय आकाशगंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को हम ब्रह्मांड बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ब्रह्मांड है बहुत ज़्यादा विशाल है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें आकाशगंगाओं और तारों की, तो आकाशगंगाओं को मैंने बताया था कि तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। ठीक है, एक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। ठीक है, और इस ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। ठीक है, और हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मिल्की वे। ठीक है, इसके अलावा तारों के बारे में मैंने आपको बताया था ऐसे आकाशीय पिंड जिनकी स्वयं का प्रकाश होता है, स्वयं की ऊष्मा ऊर्जा होती है, तारे कहलाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा आपको डेफिनेशन बता दी एक बार। अब हम चर्चा करेंगे सौरमंडल के बारे में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमारे सौरमंडल का प्रधान क्या है? सन, है ना, सूर्य या फिर सन। अब देखिए सौरमंडल क्या होता है। हमारे सौरमंडल में क्या क्या आ जाता है? पहले तो आ जाता है ग्रह। ठीक है, ग्रहों के अंतर्गत आ जाते हैं उपग्रह। ठीक है, इसके अलावा आ जाते हैं बौने ग्रह। ठीक है, और आ जाते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है, इसके बाद धूमकेतु आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी आ जाते हैं हमारे सोलर सिस्टम के अंतर्गत। इसके अलावा और क्या आ जाता है? उल्का पिंड वगैरह भी आ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा एक सोलर सिस्टम है। ठीक है, जिसका हेड कौन है? हेड या फिर प्रधान। ठीक है, हेड या प्रधान कौन है? सन, है ना। और सन के अंतर्गत इतनी चीज़ें आ जाती हैं, ग्रह आ जाते हैं, उपग्रह आ जाते हैं। ठीक है, बौने ग्रह आ जाते हैं, क्षुद्र ग्रह आ जाते हैं। ठीक है, धूमकेतु आ जाते हैं, उल्का पिंड आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अन्य आकाशीय पिंड सन के अंतर्गत आते हैं। तो इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं सोलर सिस्टम। ठीक है, सोलर सिस्टम इस पूरे को हम, ठीक है। अब देखिए जितने भी ये आकाशीय पिंड हैं, ठीक है, सन के चारों तरफ घूम रहे हैं। ठीक है, ये सन है। ठीक है, ये सन है और इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं ये सभी आकाशीय पिंड। अब ये चक्कर कैसे लगा रहे हैं? तो एक प्रमुख बल है गुरुत्वाकर्षण बल, है ना। एक बल है ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो सन का दोस्तों जो गुरुत्वाकर्षण बल है या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, उस गुरुत्वाकर्षण बल ने इन सभी आकाशीय पिंडों को, ग्रह, उपग्रह, बौने ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का पिंड वगैरह, इनको अपनी, ठीक है, कक्षा के में बांध रखा है। ठीक है, यही कारण है कि ये सभी आकाशीय पिंड एक निश्चित कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो अब एक बार हम समझेंगे सोलर सिस्टम को तरीके से। ठीक है, किस प्रकार से काम करता है ये। देखिए सबसे पहले है सन हमारा। ठीक है, पहले है सन, है ना। ठीक है, सन है। फिर यदि हम बात करें सबसे पहले ग्रह की, ठीक है, तो उसका नाम है बुध, जो कि सूर्य के सबसे पास या फिर नज़दीक स्थित है। ठीक है, बुध। बुध के बाद दूसरा ग्रह दोस्तों आता है शुक्र। ठीक है, शुक्र। शुक्र के बाद जो तीसरा ग्रह है, ठीक है, वो है पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी के बाद है मंगल। ठीक है, अब इनके बीच में यहाँ पर एक ग्रह है बृहस्पति। ठीक है, तो बृहस्पति और मंगल के बीच में बहुत सारे क्षुद्र ग्रह हैं। ठीक है, क्या हैं?
क्षुद्र ग्रह, या फिर इसे बोला जाता है एस्टेरॉयड बेल्ट, है ना। बृहस्पति, बृहस्पति के बाद फिर कौन सा ग्रह है, तो फिर है शनि या फिर सैटर्न, है ना। इस प्रकार से एक है शनि ग्रह। शनि के ग्रह के बाद यदि हम बात करें तो एक है अरुण, ठीक है, और एक है वरुण, ठीक है। ये है अरुण यूरेनस और ये है वरुण वीनस, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 8 ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में, ठीक है। एक ग्रह था, ठीक है, जो इसे हम यम या फिर प्लूटो बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर स्थित है। प्लूटो एक छोटा ग्रह है। जैसे 2006 में INU की जब बैठक हुई थी, ठीक है, IAU की, तो उसमें इसको अलग बाहर कर दिया था हमारे सौरमंडल से, ठीक है। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे क्यों कर दिया था। तो ये प्रेजेंट में अभी 8 हैं, 4 ये वाले हैं, ठीक है, और 4 ये वाले हैं, ठीक है। तो बुध, ठीक है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है, ये 8 टोटल ग्रह हैं हमारे सौरमंडल के, ठीक है। और ये सन है। ये 8 ग्रह, ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं दीर्घवृत्तीय कक्षा में, ठीक है। और सन के गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, तो इसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये एक कक्षा में सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्षुद्र ग्रह हो गए। इसके अलावा दोस्तों जो ये यम है, ठीक है, यहाँ पर एक और बेल्ट है, ठीक है। जैसे हमने क्षुद्र ग्रह का बेल्ट देखा था, उसी प्रकार से यहाँ पर लास्ट में एक और बेल्ट है, ठीक है। इसे बोला जाता है क्यूपर बेल्ट, क्यूपर बेल्ट, काइपर बेल्ट भी बोलते हैं, काइपर या फिर काइपर बेल्ट, ठीक है, काइपर बेल्ट। जहाँ पर इसी काइपर बेल्ट में के पास स्थित है यम, ठीक है, यम या फिर प्लूटो, ठीक है। और इसके पास दोस्तों लास्ट में एक है यहाँ पर ओरुट क्लाउड, ओरुड क्लाउड, ठीक है। तो ये जो ओरिट क्लाउड है या फिर आप बोलें क्यूपर बेल्ट है, ठीक है, ये हमारे सौरमंडल का लास्ट पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद हमारा सौरमंडल लगभग खत्म हो जाता है, ठीक है। तो क्या क्या देख लिया हमने, ग्रह देख लिए। इसके अलावा उपग्रह कहाँ पे आएंगे, जैसे उपग्रह यहाँ पर चंद्रमा आ जाएगा एक, है ना। इसके अलावा अन्य ग्रहों के भी उपग्रह जैसे बृहस्पति के हैं, शनि के हैं, ठीक है। तो जो उपग्रह होते हैं वो ग्रह के चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो ये उपग्रह हो गए, शुद्ध ग्रह हो गए, ग्रह हो गए, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको ओरुट क्लाउड बता दिया, क्यूपर बेल्ट बता दिया, ठीक है। और एक होते हैं धूमकेतु, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से दिखाई देते हैं चमकते हुए। हम अभी एक एक चीज़ का अध्ययन करेंगे, ग्रह क्या होते हैं आगे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। उपग्रह क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, क्यूपर बेल्ट क्या होता है, ठीक है, धूमकेतु क्या होता है, ठीक है। यह हम एक एक करके डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी जस्ट मैं आपको सौरमंडल बता रहा हूँ कि सौरमंडल आखिर होता क्या है। तो यहाँ पर मैंने लगभग पूरा सौरमंडल यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने आपको ग्रह बता दिया। इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े क्षुद्र ग्रह के हैं, ठीक है, मंगल और बृहस्पति के, जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक क्यूपर बेल्ट है, ठीक है, जिस प्रकार से ये क्षुद्र ग्रह का एक बेल्ट है, इसी प्रकार से यहाँ पर क्यूपर बेल्ट है, ठीक है। ये इससे लगभग बहुत बड़ा है, लेकिन ठीक है, जो क्यूपर बेल्ट है वो क्षुद्र ग्रह बेल्ट से बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो क्यूपर बेल्ट है बर्फ के टुकड़ों से बना हुआ है या फिर बर्फ की चट्टानों से बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा एक ओरुट क्लाउड है, वो हमारे सौर मंडल की लगभग सीमा है या फिर लास्ट पॉइंट है, ठीक है। तो अब हम कुछ पॉइंट लिख लेते हैं इससे संबंधित, हमारे सौर मंडल से संबंधित, ठीक है, कर लेते हैं। सबसे पहले सौर मंडल की डेफिनेशन क्या हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख लीजिए, सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में, दीर्घवृत्तीय कक्षा में, ठीक है, 8 ग्रह, ठीक है, 170 से ज़्यादा उपग्रह, ठीक है, 8 ग्रह हैं और इनके 170 से ज़्यादा उपग्रह हैं, ठीक है, तथा अन्य आकाशीय पिंड,
ठीक है। सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में 8 ग्रह, 170 से ज्यादा उपग्रह तथा अन्य आकाशीय पिंड, ठीक है, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सौरमंडल। ठीक है, तो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में 8 ग्रह, इसके अलावा 170 से ज़्यादा उपग्रह तथा अन्य आकाशीय पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसे ही हम क्या बोला जाता है? सौरमंडल, सूर्य का मंडल। ठीक है, सूर्य के मंडल को ही हम सौरमंडल कहते हैं, है ना। इसके अंतर्गत क्या क्या आ गए? ग्रह आ गए, उपग्रह आ गए, क्षुद्र ग्रह आ गए। ठीक है, इसके अलावा धूमकेतु आ गए, उल्कापिंड आ गए। ठीक है, तो ये सभी जब सूर्य की ये कक्षा में परिक्रमा करते हैं, दीर्घवृत्तीय क्या होता है ना, जैसे ये मान लीजिए सन है ना, तो इस प्रकार से परिक्रमा करते हैं ये दीर्घवृत्तीय कक्षा में, है ना, तो इसे बोलते हैं दीर्घवृत्तीय। तो ये जितने भी ग्रह हैं दीर्घवृत्तीय कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, इसे हम सौरमंडल बोलते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट ये हो जाएगा कि जो सूर्य का प्रमुख आकर्षण बल है, ठीक है, वो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो सूर्य का प्रमुख आकर्षण बल है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही सूर्य के चारों ओर उसके जो ग्रह, उपग्रह और अन्य आकाशीय पिंड हैं वो चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये हमारी आकाशगंगा है। देखिए ये हमारी आकाशगंगा है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा सोलर सिस्टम यहाँ सेकेंड लेयर में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर ये सोलर सिस्टम है। ठीक है, तो जो ये आकाशगंगा का केंद्र है, ठीक है, आकाशगंगा का केंद्र है, यहाँ से सन लगभग 2700 प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है। ठीक है, ये जो दूरी है इसके केंद्र से हमारे सूरज की या फिर सौरमंडल की लगभग 2700 प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, तो आप ऐसा लिख लीजिए कि सूर्य से हमारी जो आकाशगंगा के केंद्र से सूर्य की दूरी लगभग 2700 प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, या फिर सौरमंडल की दूरी लगभग 2700 प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो हमारा सूर्य है वो भी आकाशगंगा के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ठीक है, और जब ये आकाशगंगा का एक पूरा चक्कर लगा लेता है तो उसे बोला जाता है ब्रह्मांड वर्ष। ठीक है, देखिए ये आकाशगंगा का केंद्र है। ठीक है, और इस प्रकार से सूर्य इसके चक्कर लगा रहा है। ठीक है, जब ये पूरा एक चक्कर लगा लेता है, ठीक है, तो उसे बोला जाता है ब्रह्मांड वर्ष। क्या बोला जाता है? ब्रह्मांड वर्ष। ठीक है, और सूर्य को आकाशगंगा के एक पूरे चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? 25 करोड़ वर्ष। 25 करोड़ वर्ष। तो जो हमारा सूर्य है, ठीक है, वो आकाशगंगा का एक चक्कर 25 करोड़ वर्ष में लगाता है, जिसे हम बोलते हैं ब्रह्मांड वर्ष या फिर कॉस्मोस ईयर। ठीक है, कॉस्मोस ईयर या फिर ब्रह्मांड, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों सौरमंडल का लगभग, ठीक है, जो हमारा सौरमंडल है उसका लगभग 99.8% द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान या फिर मास आप जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो हमारी सौरमंडल का 99.8% द्रव्यमान या फिर मास सूर्य में निहित है। ठीक है, 99.8% द्रव्यमान, तो ये भी आप एक पॉइंट लिख लीजिए। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें पृथ्वी से कंपैरिजन की, ठीक है, तो जो सूर्य का आकार है पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है, 109 गुना बड़ा है। यदि हम बात करें इसके डायामीटर की, ठीक है, इसके व्यास की, तो पृथ्वी से लगभग 109 गुना ये बड़ा है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें सूर्य की, तो सूर्य कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज, है ना, सूर्य अपने अक्ष पर क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, घड़ी कैसे घूमती है? क्लॉकवाइज, है ना, तो क्लॉकवाइज सन अपने अक्ष में घूम रहा है। इसके अलावा पृथ्वी कैसे घूमती है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो सन क्लॉकवाइज घूम रहा है और जो अर्थ है, ठीक है, वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। ठीक है, एक पॉइंट ये लिख लीजिएगा। ठीक है, ये देख, हालांकि हम ये अभी जब ग्रह, अभी हम प्लैनेट का अध्ययन करेंगे, एक एक ग्रह का अध्ययन करेंगे, किसकी क्या खासियत होती है, बुध की क्या होती है, शुक्र की क्या होती है, तो एक एक पॉइंट हम कवर करेंगे। जस्ट अभी हम सोलर सिस्टम पढ़ रहे हैं या फिर सौरमंडल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अभी इससे रिलेटेड जो भी तथ्य हैं वो हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो सन है हमारा, ठीक है, वो गैस और प्लाज्मा के रूप में है ना, एक पॉइंट ये भी लिख लीजिए। जो हमारा सन है किस रूप में है? गैस व प्लाज्मा के रूप में। ठीक है, हमारा जो सौरमंडल का प्रधान है सूर्य, वो गैस और प्लाज्मा के रूप में है। इसमें 74% हाइड्रोजन है। ठीक है, इसके अलावा 23% हीलियम है। ठीक है, और 2% अन्य तत्व हैं।
ठीक है। इसके अलावा मैंने जब आपको आकाशगंगा के बारे में पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि जो नाभिकीय संलयन है हाइड्रोजन हीलियम में चेंज हो रही है, ठीक है, तो यही इसकी एनर्जी का सोर्स है। ठीक है, सन या फिर स्टार की एनर्जी का सोर्स क्या होता है? नाभिकीय संलयन। तो आप अलग से एक पॉइंट डाल के लिख लीजिए कि सन की एनर्जी का सोर्स क्या है? नाभिकीय संलयन, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होती है और इस प्रकार से सन को एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो एक पॉइंट और लिख दीजिए, जो सन का मास है ना, या फिर द्रव्यमान है, ठीक है, सन का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 3 लाख गुना है। ठीक है, सूर्य का द्रव्यमान या फिर मास पृथ्वी के द्रव्यमान से लगभग 3 लाख गुना है। ठीक है, एक पॉइंट आप ये लिख लीजिए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए, एक बार मैं पूरा रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले सौरमंडल होता क्या है ना दोस्तों? तो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में जो आकाशीय पिंड परिक्रमा करते हैं, ठीक है, इन्हीं सबको, ये जो मैंने आपको पूरा डायग्राम बनाया, ठीक है, क्या क्या आ गए इसमें? ग्रह आ गए, ठीक है, ग्रह की परिक्रमा करने वाले उपग्रह आ गए, क्षुद्र ग्रह आ गए, ठीक है, क्षुद्र ग्रह के बाद क्या आ गया? ठीक है, धूमकेतु आ गए, ठीक है, उल्का पिंड आ गए, ठीक है, उल्का पिंड आ गए। ठीक है, तो इन सभी आकाशीय पिंडों को हम सौरमंडल के अंतर्गत काउंट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने क्या बताया? जो सूर्य का द्रव्यमान है, ठीक है, संपूर्ण सौरमंडल का सबसे ज़्यादा संपूर्ण सौरमंडल का 99.8% द्रव्यमान सूर्य में निहित है। ठीक है, तो सब सोच लीजिए 99.8 द्रव्यमान सूर्य का है, बाकी जो 0.2% बन रहा है वो बाकी चीज़ों का है, बाकी पिंडों का है। ठीक है, तो कितना ज़्यादा द्रव्यमान है। इसके अलावा पृथ्वी के आकार से लगभग 109 गुना बड़ा है सूर्य। ठीक है, या फिर इसका आप डायमीटर या फिर व्यास की बात करें तो लगभग 109 गुना बड़ा है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो हमारा सूर्य है, या फिर जो हमारा सूर्य है, ठीक है, हमारी आकाशगंगा के, ठीक है, एक चक्कर पूरा करता है, तो वो 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है। और इस 25 करोड़ जो टाइम है एक चक्कर का, उसे क्या बोला जाता है? ब्रह्मांड वर्ष या फिर कॉस्मोस ईयर। ठीक है, इसके अलावा सन अपने अक्ष पे क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज मतलब पूर्व से पश्चिम। ठीक है, इसके अलावा जो पृथ्वी है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है ना, मतलब पश्चिम से पूर्व। ठीक है, इसके अलावा और हमने क्या देखा? जो सन है वो गैस और प्लाज्मा के रूप में है। ठीक है, इसमें लगभग 74% हाइड्रोजन, 23% हीलियम और 2% अन्य गैसें या फिर तत्व हैं। ठीक है, और जो सन की एनर्जी का सोर्स है या फिर तारों की एनर्जी का सोर्स है वो क्या होती है? कौन सी प्रक्रिया होती है? कौन सी अभिक्रिया होती है? नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। इसके अंतर्गत क्या होता है? हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होती है। इस प्रकार से किसी तारे को या फिर सन को एनर्जी प्राप्त होती है। देखिए, ये 74% हाइड्रोजन है और 23% हीलियम है। ठीक है, ये हाइड्रोजन हीलियम में चेंज हो रही है। ठीक है, जब पूरी हाइड्रोजन, जितनी भी ये सन की हाइड्रोजन है, वो हीलियम में चेंज हो जाएगी, ठीक है, तो उस टाइम हमारा सौरमंडल समाप्त हो जाएगा, सन की एज खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखना है। तो ये था दोस्तों हमारा सौरमंडल, इसके बारे में हमने देख लिया। इसके अलावा दोस्तों जो भी ग्रह हैं, इसके आपको नाम इंग्लिश में भी याद करना है। जैसे बुध को मरकरी बोलते हैं, शुक्र को वीनस बोलते हैं, अर्थ बोलते हैं, है ना, मंगल इसको मार्स बोलते हैं, मंगल को, ठीक है, बृहस्पति को जुपिटर बोलते हैं, शनि को सैटर्न बोलते हैं, यूरेनस अरुण को बोलते हैं, और यूरेनस और वीनस, ठीक है, यूरेनस और नेपच्यून, सॉरी, यूरेनस और नेपच्यून वरुण को बोलते हैं। ठीक है, तो आपको इंग्लिश में भी नाम याद होना चाहिए। हालांकि जब हम प्लैनेट या फिर ग्रहों का अध्ययन करेंगे, ठीक है, तो मैं आपको एक एक प्लैनेट के बारे में अच्छे से डिटेल में बताऊंगा और इंग्लिश में भी नाम लिखवा दूंगा। अभी हमने समझा सोलर सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ठीक है, यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। ठीक है, इसके अलावा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।